सबसे पहले अपना किताब को दोस्त बनाइए। टीचर का बस गाइड करना होता है, जैसे मैं अभी बताया, बस इतना काम टीचर का है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, बस पढ़ना आपको है। आप क्या है, प्रिंटेड मटेरियल के चक्कर में है, जेरोक्स। इग्नू से इन्होंने जो है मास्टर किया, इसके बावजूद जो है भैया का जेआरएफ हो गया। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीतिक विज्ञान के जो बच्चे हैं, जो गांव में रहते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, इग्नू से आप एमए किए, तो यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे को भाई, हम जरूरी नहीं कि डीयू और जेएनयू जाने के बाद ही, बीएचयू जाने के बाद ही मेरा जेआरएफ हो। तो गाँव में रहते हुए बड़े और अच्छे प्रोफेसर से ना पढ़कर भी वो कौन कौन सी किताबें हैं, या फिर वो कौन कौन सा रास्ता है जिसको वो अनुसरण करते हुए राजनीतिक विज्ञान में अच्छे परसेंटाइल के साथ जो है जेआरएफ हासिल कर ले? देखिए, सबसे बड़ी बात है, खासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे से जब मैं मिलता हूँ, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एलएनयू दरभंगा में मुझे एमए के बच्चे को पढ़ाने का मौका भी मिलता है, जिसमें अधिकांश बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। बच्चे के साथ जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि तुम खुल के बोलो, तो मुझे ये पता चलता है कि उसमें आत्मविश्वास की भयंकर कमी है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ राम कृपाल अमर जी हैं, जो राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस में हिंदी माध्यम से जेआरएफ हैं और काफ़ी मेधावी रहे हैं। सबसे पहले उनका चैनल पे स्वागत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमको ये मौका दिया, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बच्चे के काम है, इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा रहा है और पॉलिटिकल साइंस से किस तरह से आपने जेआरएफ हासिल किया? देखिए, वैसे तो बचपन से ही मेरा जितना साइंस मजबूत था, उतना ही आर्ट भी मजबूत था। तो 10th के बाद थोड़ा कन्फ्यूजन हुई, कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन मैं न्यूज़पेपर 6 क्लास से पढ़ता था, तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था आईएएस के बारे में भी, और इंजीनियरिंग के बारे में भी, आईआईटी जेईई सब के बारे में भी। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा साइंस अच्छा है, और साइंस पढ़ने से क्या होगा ना कि जल्दी नौकरी मिल जाएगी, अर्निंग का सोर्स होगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये बहुत बड़ी चैलेंज होती है। तो मैंने क्या किया, उस टाइम में फिर साइंस रख लिया। यहीं दरभंगा से मैंने मतलब 10+2 किया साइंस में। उसके बाद फिर मन किया कि इंजीनियरिंग में मुझे जाना चाहिए। शायद मुझे उस टाइम सही गाइडेंस मिलता कि आप मतलब आर्ट रखो और डीयू या जेएनयू से करके सिविल सर्विस में जा सकते हो, शायद वो मेरे लिए इजी होता, लेकिन उस टाइम मैं समझ नहीं पाया। और साइंस अच्छा था 10+2 में, उस टाइम ओल्ड सिलेबस में से तो अच्छा रिजल्ट हुआ। उसके बाद मेरा रुझान इंजीनियरिंग की तरफ चला गया, और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद मुझे आईएएस के लिए करना चाहिए। लेकिन उस टाइम इतना सोशल मीडिया और इतना ऑनलाइन चैनल अवेलेबल नहीं था, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं थी, जिसके कारण 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं ट्राई करता रहा। बट इंजीनियरिंग मुझे कंप्लीट करना ज़रूरी था, क्योंकि इतना पैसा लग रहा था उसमें गार्जियन का, और जॉब की भी मेरे सामने चैलेंजेस थे। तो उसके बाद से फिर वहाँ से फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, लेकिन इंजीनियरिंग कंप्लीट करते ही देश में अन्ना आंदोलन का दौर चल रहा था, और मैं उससे काफ़ी प्रभावित था। मुझे लग रहा था कि संपूर्ण क्रांति के बाद दूसरा ऐसा मौका है जिसमें अच्छे लोगों को साथ आना चाहिए, और ख़ासतौर पे भारत में जो डेमोक्रेटिक मूल्य है, जो संविधान प्रदत्त जो आइन में जो दर्शाया गया है, जो मूलभूत लोगों की समस्याएं हैं, वो 70 साल के बाद भी वही है। तो मेरे अंदर एक दर्द था, क्योंकि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया था, बचपन से अभाव को देखा था, और मैं मेधावी होने के लिए मैं इसीलिए जो बच्चे जिनको अभाव है रिसोर्सेज का, उनके बारे में सोच करके मैं सोचा कि क्यों नहीं मुझे राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़ना चाहिए। तो मैं बिना अपना परिवार का परवाह किए हुए, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद जो जॉब मिली थी उसे मैं छोड़ दिया और आंदोलन में आ गया, और घर में बहुत दिनों के बाद बताया, उसको लेकर काफ़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि ये रही कि इन सब चीज़ों में ये सामाजिक जो है सेवा, या कहिए कि समाज के बारे में सोचने में बहुत कुछ सालों तक आपने समय भी मतलब उसमें दिया। बर्बाद तो नहीं कहना कहेंगे, लेकिन कुछ समय आपका जाया जरूर हुआ। हाँ, 2 से ढाई साल मुझे 13 से लेकर 15 तक मेरा पूरा समय राजनीतिक और वो मतलब सामाजिक बदलाव में रहा। उसमें देश विदेश के, जैसे अन्ना आंदोलन के टाइम में अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोपियन कंट्री से, वर्ल्ड के किसी भी ऐसा कंट्री नहीं था जिनसे लोगों यहाँ पे आए, एनजीओ और बाकी जो बहुत बड़े कॉर्पोरेट में आईआईटीएन सब आए, उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका लगा। तो सही मायने में ज़िंदगी समझने का मौका मिला कि अपने लिए जीना एक अलग बात होती है इंजीनियरिंग होकर के, बट एज ए इंजीनियर भी लोग मतलब उनके अंदर यदि लोगों को जीवन स्तर को सुधारने का है, और सिविल सर्वेंट नहीं भी बन करके तो एनजीओ के थ्रू वो सब, तो मिलने के बाद मेरे मन में स्वतः प्रेरणा और मजबूत हो गई सिविल सर्विस को लेकर के। लेकिन मैं उसमें ऐसे उलझा था कि 2 साल तक राजनीति में भी ये देखते रहा, कुछ काम जिम्मेवारियों को संभालता रहा स्टेट लेवल पे। लेकिन उसके बाद मुझे पुनः लगा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो उस टाइम मुझे सख्त ज़रूरत पड़ गई कि मुझे जॉब चाहिए, तो इसलिए मैंने टाटा टेली सर्विस एज ए नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन किया। 2 साल से ढाई साल का वहाँ पे जॉब करने के साथ साथ, और मैं सिविल सर्विस का भी प्रिपरेशन दिल्ली से शुरू कर दिया था पैरेलल, क्योंकि मेरा नोएडा में कंपनी था, दिल्ली में मैं रहता था, तो आने जाने में भी सुविधा होती थी। और अपना मैं राजनीतिक और सांस्कृतिक मतलब राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम से अपने आप को थोड़ा दूरी बना करके, अपने आप को सेल्फ मतलब सेंट्रिक होकर के, और ये काम करना शुरू किया। और उसी टाइम मैंने फिर सोचा कि जब मुझे आईएएस के लिए एक सिविल सर्विस में ऑप्शनल पेपर चाहिए, मेंस का, जो बच्चे को पता भी होगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में राजनीति विज्ञान में रुचि भी थी और राजनीति विज्ञान पे पकड़ भी थी। तो मैंने इग्नू का सिलेबस का जब अवलोकन किया, तो मुझे लगा कि इसमें तो 50% से ज़्यादा मैं जानता ही हूँ, और इग्नू का जब पढ़ लेते हैं तो हमें मेंस के लेकर के काफ़ी हमें हेल्प हो जाएगी। तो मैंने इग्नू में एनरोल किया, और उसी साल बस ऐसे ही कुछ दिन पढ़ा, और पीछे की तैयारी थी, सिविल सर्विस का 2-3 अटेम्प्ट दिया था। तो पढ़ने के दौरान क्या हुआ कि नेट का एग्जाम दिया, उस टाइम पेपर बेस में फर्स्ट टाइम सीबीएसई ले रही थी एग्जाम पेपर मोड में।
और पेन पेपर मोड में, और उस बार मेरा नेट हो गया तो मैं आत्मविश्वास बढ़ गया। हाँ, बहुत बढ़ गया। और क्योंकि मैं जब काम कर रहा था आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ ही मैं काम, जैसे प्रोफेसर आनंद कुमार सुसबजी के थे, जोगेंद्र यादव जी सर थे, प्रशांत भूषण सर थे, अजीत झा सर हिस्ट्री के सरस्वती कॉलेज में, इन लोगों के साथ मैं काम बहुत क्लोजली किया हूँ। तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे। यस, वहाँ से मुझे मिला कि एक डायरेक्शन है शायद लाइफ में, कि एक दूसरा दरवाजा, मतलब इंजीनियरिंग का दरवाजा बंद हो रहा है तो ये दरवाजा खुल रही है, तो अच्छा लगा। उसके बाद मैं फिर जेएनयू का एग्जाम सब देना शुरू किया कि कहीं पे पीएचडी इन्वॉल्व हो जाए। इधर आप जो है इग्नू से जो है एमए कर रहे थे, yes. और आप इंजीनियरिंग किए इंग्लिश मीडियम में, और फिर पॉलिटिकल साइंस हिंदी मीडियम में रखे। हाँ, ये दोनों साथ इसीलिए था कि इग्नू में जैसे बच्चे इग्नू का नाम ही सुन के डरने लगते हैं, क्योंकि हाँ परसेंटेज कम आएगा और चीज़ उसमें थोड़ा फैक्ट पे, और आप कुछ उल्टा पुल्टा लिख करके मार्क्स नहीं उठा सकते हैं। तो मेरे मंदिर में उसका हर साल अपडेट होता है। सबसे बड़ी बात इग्नू की है कि हर साल अपडेट होता है उसका मतलब कंटेंट, और वो मटेरियल जब मेरे पास आया तो हमको पढ़ के बहुत मतलब अच्छा लगा। और हिंदी इसीलिए रखें कि इंग्लिश में क्या है कि हिंदी में मैं कुछ भी मतलब अच्छा से लिख सकता हूँ, ज़्यादा लिख सकता हूँ। इंग्लिश के लिए थोड़ा मुझे लैंग्वेज को लेकर थी प्रॉब्लम, इसीलिए। और जो हिंदी है, मैं 9-10 तक बहुत अच्छा हिंदी का स्टूडेंट रहा था, तो भाषा पे मुझे काफ़ी पकड़ थी, ग्रामर पे भी हिंदी में पकड़ है, जिसके कारण मैं उसको हिंदी में रख लिया कि आगे मतलब ये चांस होगा तो मैं हिंदी में से ट्राई करूँगा। दो बातें मैं ये कहना चाहूँगा जो स्टूडेंट देख रहे हैं। आप साइंस या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, अगर आपका बैचलर हुआ है, जैसे बीएससी किए हुए हैं, तो वो आर्ट स्ट्रीम में सोशल साइंस के किसी विषय को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी आधार में भैया ने अपना सब्जेक्ट बदल लिया और इग्नू से इन्होंने जो है मास्टर किया। इसके बावजूद जो है भैया का जेआरएफ हो गया। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, राजनीतिक विज्ञान के जो बच्चे हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, इग्नू से आप एमए किए, तो यही तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बच्चे को भाई, हम जरूरी नहीं कि डीयू और जेएनयू जाने के बाद ही, बीएचयू जाने के बाद ही मेरा जेआरएफ हो। तो गांव में रहते हुए बड़े और अच्छे प्रोफेसर से ना पढ़कर भी वो कौन कौन सी किताबें हैं, या फिर वो कौन कौन सा रास्ता है जिसको अनुसरण करते हुए राजनीतिक विज्ञान में अच्छे परसेंटाइल के साथ जो है जेआरएफ हासिल कर ले? ठीक है, सबसे बड़ी बात है खासतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे से जब मैं मिलता हूँ, और यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एलएनयू दरभंगा में मुझे एमए के बच्चे को पढ़ाने का मौका भी मिलता है, जिसमें अधिकांश बच्चे ग्रामीण पृष्ठभूमि के होते हैं। बच्चे के साथ जब मैं इंटरेक्शन करता हूँ, उनको बोलता हूँ कि तुम खुल के बोलो, तो मुझे ये पता चलता है कि उसमें आत्मविश्वास की भयंकर कमी है। बहुत डरे हुए, सहमे हुए रहते हैं। एमए कर लिया है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं है, उनको डर रहता है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले तो आपको डर निकालना है कि आप बीए करने के बाद, बीए में सब कुछ आप पढ़ लिए, क्योंकि बीए मिनिमम क्राइटेरिया है किसी भी कंपटीशन को भरने के। जाए आईएएस का फॉर्म भरिए, बीपीएससी का भरिए, दरोगा का भरिए, जितने भी फॉर्म होते हैं इंडिया में लगभग में, उनके लिए बीए मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप बीए में सब कुछ पढ़ लेते हैं, फिर एमए पढ़ने आते हैं, और यहाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो रहता है। हमें ये समझ नहीं आती कि आपने बीए किसी भी तरह से पढ़ा हो, टीचर के अभाव में, या टीचर जो आपको विषय वस्तु सिलेबस मिलती है उसको आप एक बार पढ़ने का कोशिश करें। आपको भी तो पता है कि यहाँ बीए और एमए में लोग इस तरह से पढ़ते हैं, तो फिर इस तरह से कैसे पढ़ा जाए कि? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको किताब को दोस्त बनाना पड़ेगा। आप टीचर के चक्कर में, अच्छे टीचर के चक्कर में भटकते हैं, कोचिंग के चक्कर में भटकते हैं, चक्कर लगाते हैं। सबसे पहले आप खुद पे कॉन्फिडेंट होइए कि आपने मैट्रिक दिया, इंटर दिया, आईए के बाद फिर जाकर बीए मैंने किया। आप कम से कम उसको सरसरी निगाह से सिलेबस को देखिए और पैटर्न को देखिए, और जो आपको उस टाइम में किताब अवेलेबल है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैं तो गेस्ट पेपर से पढ़ा हूँ। मैं बोलता हूँ गेस्ट पेपर में भी इतना अच्छा आंसर लिखा होता है, यदि आप उसे भी आत्मसात करें ना तो कल्याण हो जाएगा। आपने गेस्ट पेपर लिया, उसको पुर्जी बनाया, एग्जाम में लिखा और फेंक दिया, उसे संभाल के रखिए। जो भी किताबें, जो भी पाठ्य पुस्तक आपके पैसा का अभाव में आप नहीं खरीद पाते हैं, दोस्तों से मदद लीजिए। और खासतौर पर मैं बोलूँगा बीए एमए दोनों के बच्चे को बोलूँगा कि नेट जेआरएफ का जो आता है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर 2 का बुक है, पेपर 1 का आप बीए के लास्ट ईयर में ही खरीद लीजिए। उसमें क्या होता है कि इंटायर आपका यूजीसी नेट का सिलेबस का उसमें इंटायर कवर है। उससे क्या होगा, आपका किताब क्या बात कर रहे हैं? यूजीसी नेट की अरिहंत पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, और राजेश मिश्रा सर का भी बुक आती है पॉलिटिकल साइंस में। दोनों राजेश मिश्रा जो यूपीएससी में ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, ऑप्शनल पढ़ाते हैं, उनका भी एक है राजनीति विज्ञान का बुक है, वो नेट जेआरएफ के लिए है। हाँ, नेट जेआरएफ के लिए यस है, बुक है। किताब पूरी तरह से अवधारणाओं को समझा के उसमें दिया गया है, या फिर सिर्फ फैक्ट? नहीं, उसमें काफ़ी किताबों को संकलन, मतलब उसको नोट ही बोल सकते हैं। काफ़ी किताब को रिसर्च करके आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अरिहंत का बुक ले लेते हैं और राजेश मिश्रा सर का ले लेते हैं, तो दोनों को लेके चलते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जेआरएफ आप निकाल सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण पृष्ठ में बच्चे को है कि अपना कॉन्फिडेंस आप बनाए रखें। जो मूल कम से कम ये 2 किताबें तो आप खरीद ही लें, ठीक है, और समझने की कोशिश करें। ये दोनों किताब सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। इसका 10 यूनिट होता है। आपको जब यूजीसी नेट का जो बच्चे तैयारी करें उनको पता होगा कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होता है, 10 यूनिट, मतलब हर यूनिट से 5 क्वेश्चन। पेपर 2 में 10 यूनिट है, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन होता है। उसमें से 2-3 यूनिट थोड़ा टफ है, बाकी का यूनिट है यदि आप 7 से 8 यूनिट पे कमांड करते हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। 10 यूनिट के चक्कर में मत जाइए। उसमें से आप देखिए कि आप किस में स्ट्रांग हैं, किस में वीक हैं, और एग्जाम से 2 महीना पहले से आप तैयारी में लगिए अच्छे से। और जिसमें आप स्ट्रांग नहीं है, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं 1 महीना मेहनत करने के बाद भी मैं नहीं कर पाऊंगा, उसे छोड़ दीजिए। 1 से 2 यूनिट को इग्नोर करिए। 8 यूनिट को आप 100% ट्राई करिए कि इसमें से एक क्वेश्चन ना छूटे। अच्छा, सारे यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट कौन कौन सा है सर? जैसे क्या होता है कि अब वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे है कि
राजनीतिक सिद्धांत की बातें हैं, पॉलिटिकल थ्योरी है, तो ज़्यादातर बच्चे को देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत को लेकर के डरे रहते हैं कि सर इतना सारा चीज़ें हैं, ये है वो है। तो कंसेप्ट की क्लैरिटी का अभाव में खासतौर पर ग्रामीण पीढ़ी के बच्चे को ये कमजोर ही रहता है। तो हाँ, तो थॉट वाला ये हो गया। और एक पश्चिमी विचारक का है, पश्चिमी विचारक का, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है, उनको लेकर के बच्चे में एक रहती है, डर बना रहता है। तो ये 2 यूनिट को मेरे ख्याल से, और एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, तुलनात्मक राजनीति है, उसमें भी मतलब बच्चे को हम देखते हैं कि काफ़ी डरे रहते हैं, क्योंकि मॉडर्न थिंकर और किताब का नाम है। तो लेकिन आप है कि पॉलिटिकल थॉट और जाकर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स 2 यूनिट को थोड़ा इग्नोर करें। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इजी है। यदि आप रूसो को नहीं पढ़िएगा, अरस्तू को नहीं पढ़िएगा, प्लूटो को नहीं पढ़िएगा, तो आप कैसे जान, लेनिन को नहीं पढ़िएगा, तो आप कैसे समझ पाइएगा इनको? जो अभी जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है जिस पे एस्टेब्लिश है, ये इसको आपको समझ में आपको नहीं आएगा। राइट की बातें हैं, ये सब वेस्टर्न से इन्फ्लुएंसेज है, इसीलिए वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, छोड़ तो किसी को नहीं सकते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में इग्नोर कर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे यदि आप एमए कर भी लेते हैं, जीआरएफ हो भी जाता है, तो आगे कुछ रिसर्च करने के लिए या बाकी आपकी क्लैरिटी के लिए जरूरी है। तो आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल थॉट को थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा कम मतलब उस पर टाइम दे करके। बाकी 8 यूनिट है। तो ये हो गया आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जो है काफ़ी, जैसे अभी है कि मोदी गवर्नमेंट है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऊपर में योजनाएं चल रही है। जितना बहुत सारी योजनाएं का नामकरण हो रहा है, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि भाई दीनदयाल उपाध्याय क्या है, तो वो आपके नेट के सिलेबस में है। पंडिता रामाबाई महिलाओं के ऊपर में उनका बहुत बड़ा काम है। मोहम्मद इकबाल के ऊपर में है। इसके बाद जाकर के है कि बर्नी है, कबीर हो गया, इसके बाद चाणक्य हैं, इसके बाद आपको इस्लामिक स्कॉलर में बर्नी आ गया। तो बुद्धिज्म से भी एक ले लिया है, ये पिटक वाला, इसमें आपको है सूत्र पिटक, नहीं सूत्र पिटक का पार्ट है, अभी हमको एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें से अगाना सूत्र है, हाँ उसमें, हाँ तो तीनों में से एक अगाना सूत्र करके है। अगाना सूत्र में तो उससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहता ही है। मतलब एक बैलेंस आप यदि देखिएगा, सभी यूनिट पे बैलेंस, सभी धर्म का, खासकर बुद्धिज्म, इस्लाम, हिंदुइज्म का हो गया, ये हो गया, फिर अम्बेडकर हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, राम मनोहर लोहिया हो गए, जयप्रकाश नारायण हो गए, ये सब आप इनके बिना नहीं काम चल सकता। तो ये यूनिट बहुत ईजी है, और यूट्यूब पे भी चैनल कुछ अवेलेबल है जिनसे आप इजीली पढ़ सकते हैं। और आप यदि पढ़िएगा, 1 बार 2 बार पढ़िएगा, नोट बनाइएगा, तो बहुत ईजी है। इसके बाद 50% जो सिलेबस है, इसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो गया, वो सब काफ़ी रुचिकर ही कर सकते हैं। इसके बाद जो 50% है इंडियन इंटरनेशनल इलेक्शन, गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया है। मतलब भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हो गया, विधानमंडल हो गया, लोकसभा है, राज्यसभा है, संसद कैसे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट कैसे काम कर रहा है। आपके मन में होता है ना कि मोदी अपने मन से काम कर रही है, ये नीतीश कुमार अपना मन से, तेजस्वी यादव, ऐसा मत सोचिए। आप जब पॉलिटी को पढ़िएगा, राजनीति मतलब क्या बोलते हैं उसको, राज्य व्यवस्था को पढ़िएगा, संविधान को, भारतीय संविधान, पॉलिटिकल साइंस के होने स्टूडेंट के नाते आपको भारतीय संविधान को जानना जरूरी है। आपकी मौलिक अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या है। आपको अधिकार तो मिला हुआ है, लेकिन मूल कर्तव्य क्या है। हमें कुछ राष्ट्र के प्रति कर्तव्य भी है, उस कर्तव्य का निर्वहन भी हमें करना चाहिए। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ा जाए। इसके बाद है कि डीपीएसपी है, कि राज्य के नीति निर्देशक, यदि राज्य कोई पॉलिसी बनाती है, भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो जनता को मद्देनजर रख करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पॉलिसी बनाने के लिए नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया है। संविधान लिखते टाइम ये सबका वर्णन किया गया है। तो हमारा भारतीय जो संविधान है, दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है, बहुत अच्छा संविधान है। पूरे देशों दुनिया के कम से कम 36 संविधानों का अध्ययन करने के बाद समझना भी काफी जरूरी है। यदि आप उसको समझ जाते हैं, तो आपको पॉलिटिकल साइंस का 50 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो आप समझिए 100 में 50 क्वेश्चन बन गया, और 2-3 इधर यूनिट कर लिए तो 70 क्वेश्चन बन गया। और पेपर 1 में यदि आप कर लेते हैं, आप यदि 10 यूनिट में है, तो 10 यूनिट में आप मैथ है, सिंपल रहता है, जोड़ घटाव गुना भाग आपको आ रहा है, औसत आ रहा है, तो ये कर लेते हैं। तो यदि आपको 7 यूनिट वहाँ, 7 पंते 35 क्वेश्चन वहाँ हो गया, 35 दूनी 70 नंबर वहाँ हो गया, और 70 यहाँ 7 दूना 140, 40 तो 7 के 210 में जीआरएफ हो जाएगा। 7 यूनिट फर्स्ट में करिए, 7 यूनिट सेकंड में कर लीजिए। दोनों पेपर में मिला के कितना सही करेगा? 7 यूनिट करिए दोनों का, कमांड कर लीजिए, हो गया 70 और 30, 100 नंबर सही करेंगे 150 में जीआरएफ। 70 30 नहीं 70 हो गया, और 30 क्वेश्चन हो गया, 70 30 100 हो गया, 100 का 200 हो गया ना, 2 नंबर का होता है। तो मतलब 200 नंबर पे आपका जीआरएफ अप्रोच चले जाएगा 210 में। इसीलिए हम बोले थे 8 यूनिट, 80 क्वेश्चन, 80 और उधर 40 क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का, उसमें 120 में आपको 110। जैसे 2 किताबों का आपने जिक्र किया कि उसको पढ़ने के बाद जीआरएफ, 2 किताब हो गया, पेपर 2 के लिए हो गया, पेपर 1 के लिए पियर्सन पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं, और अरिहंत पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, बहुत अच्छी बुक है। उसको आप अच्छे से पढ़ते जाइए, चैप्टर वाइज। सबसे पहले क्या होता है, बच्चे का हम यहाँ पे कमजोरी देखते हो, क्या करता है, पीवाईक्यू ले लेता है, प्रैक्टिस टेस्ट ले जाता है, प्रैक्टिस सेट बनाना शुरू कर देता है। ये सबसे बड़ी खामियां है। पहले अवधारणा समझेंगे तभी तो प्रैक्टिस। सबसे पहले आप पेपर 1 का बुक खरीद रहे हैं, चैप्टर को पढ़िए। अब जैसे उसमें क्या है कि टीचिंग एप्टी है, रिसर्च एप्टी है, मतलब शोध के बारे में है, और टीचिंग के बारे में कि आप कैसे, शोध के बारे में है कि आप शोध लेखन कैसे होगा, शोध में जाकर परिकल्पना कैसे होगा, आप जैसे रिसर्च मेथोलॉजी है उसमें। इसके बाद है कि बुकों का अध्ययन करिएगा, आप सेलेक्ट कैसे, इस सब बारे में है कि आगे आप पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसको आप करिए। इसके बाद अगर टीचिंग एप्टी में है कि आप टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे सामने माइक है और कैमरा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और ये दोनों ना हो तो कैसे पहुंचेगा आप तक, मेरी बात नहीं पहुंचेगी, हम क्लास में बोल के चले जाएंगे। तो टीचिंग टूल्स में, हेल्पिंग टूल्स में ये सब आ जाते हैं। स्मार्ट बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है, क्लासरूम होना चाहिए। मान लीजिए कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, और क्लासरूम में 500 आदमी आकर बैठ गया, 100 सीट है, तो देह पे लटका हुआ है, तो टीचर का सुनेगा कि मतलब अपना में मार करेगा?
पंखा नहीं चल रहा, लाइट नहीं चल रहा, तो ये सब टीचिंग एप्टी वाला जब आप पढ़िएगा तो सब कुछ उसमें दिया है कि एक अच्छा टीचर का रोल क्या है, अच्छा टीचर को क्या करना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए, बच्चे को भी पढ़ के आनी चाहिए, एक इंटरेक्टिव सेशन होना चाहिए। पहले क्या होता था, लेक्चर देके चले गए, बच्चा सुन लिया और चला गया। नहीं, अभी का वर्ल्ड है, मॉडर्न वर्ल्ड में पूरी एजुकेशन सिस्टम में एक रिवोल्यूशनरी चेंज आ गया, क्रांतिकारी। मानकर चलिए कि जैसे बहुत ऐसे बच्चे होते हैं पेपर 1 किताब से शुरू करते हैं तो समझ नहीं आता है, क्या किसी को यूट्यूब चैनल से बता रहे हैं ना, हम अभी बता रहे हैं, आप सुन लीजिए और इस तरह से आप समझ कोशिश करिए। रिसर्च एप्टी का बता दिया, टीचिंग एप्टी में कि टीचर का और विद्यार्थी का क्या रोल है, और टीचर विद्यार्थी के बीच में बेंच, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, कैमरा, मतलब जो है स्पीकर, पंखा, लाइट, इनकी क्या रोल है, क्लासरूम का क्या रोल है। पढ़ते समय आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज और व्यवहार को जो है चीज किताब में लिखी हुई है, अच्छा वो समझना है। यस, उसको आप जाकर पढ़ते जाइए। आप जैसे है कि आप देखते होइएगा, जैसे डेसिबल पूछता है, नॉइज पोल्यूशन के बारे में पूछता है, नेट में 2 क्वेश्चन रहता ही है कि आप जैसे इंडस्ट्रियल एरिया, पहले जमाने में आप देखते हैं जैसे दुर्गापुर हो गया, सिटी हो गया, राउरकेला सिटी हो गया जो टाटा ने बसाया है, यदि आप उस सिटी में जाते हैं तो आपको दिखेगा कि इंडस्ट्रियल एरिया अलग है, रेजिडेंशियल एरिया अलग है, एजुकेशनल एरिया अलग है, हेल्थ अलग है। अभी क्या हो गया है कि हॉस्पिटल आपके बगल में खुल गया है, कोचिंग वाला बगल में आ गया है, तो कोई मशीन, लेथ मशीन लाकर लगा दिया है, तो ये होच-पोच हो गया। इसलिए आपको एक क्वेश्चन भी नॉइज पोल्यूशन का आता है ध्वनि प्रदूषण में कि रेजिडेंशियल एरिया का रात में कितना होना चाहिए डीबी और दिन में कितना डीबी होना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके बगल में मशीन चल रहा है, तो आपको सुना ही नहीं देगा। तो ये सब चीज़ें फैक्टर वही टीचिंग एप्टी में है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो आर्ट बैकग्राउंड के रहते हैं, उनका मैथ, रीजनिंग ये सब बहुत कमजोर होता है, DI सब, उसके लिए वो क्या करें? बहुत ईजी है, मैथ रीजनिंग में कुछ नहीं पूछ रहा है, जोड़ घटाओ गुना भाग औसत प्रतिशत। तो कैसे पढ़ेगा जिसको इतना आ रहा है ना, वो भी जिसको नहीं आ रहा है तो कैसे नहीं आएगा। जोड़ घटाओ गुना भाग है, अब जोड़ना बचपन में सीखते हैं, पचमा छठा के बच्चे को आता है। एक बार ट्राई करिए ना, उसमें अवधारणा पढ़िएगा। सबसे पहले है DI वाला जो सेक्शन है, डाटा वाला, डाटा को पहले चैप्टर उल्टाइए, डाटा संग्रहण वाला है कि आप जैसे देखिए, अब क्यों ये बता, आपको आ रहा है गुस्सा कि नेट ने क्यों डाला सिलेबस में। अरे भाई इसलिए डाला, आप मान लीजिए आप बन जाइएगा टीचर, प्रोफेसर, 50 को बच्चा है क्लास में, अब आपके टीचर बोल देंगे, हेड सर बोल देंगे कि आप 50 बच्चे का रिजल्ट तैयार करके दो, तो कैसे तैयार करके दोगे? तो बारंबारता तो पढ़िएगा ना, आपको प्रतिशत तो दिखाना पड़ेगा। जैसे हम पूछेंगे कितना परसेंटेज बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास किए, तो 50 में 10 बच्चा पास किया तो 20% हो गया, 100 में हो गया 10 हो गया, तो 10% निकालने आएगा। जाना चाहिए। औसत हो गया कि मान लीजिए 50 बच्चा क्लासरूम में बैठा हुआ है और सबको नंबर आ गया, तो हम बोलेंगे औसत नंबर कितना आया, तो सबको जोड़ दीजिए और सब बच्चा से भाग दे दीजिए। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। तो औसत सब बच्चा का जो, जैसे एज का बोलेंगे, 5 बच्चा का एज दिया है, बोलेंगे औसत एज बचाइए, तो 5 बच्चा के एज को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, ये औसत हो गया। प्रतिशत हो गया कि 100 पे निकाल कर उसको थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, हो जाएगा। इसलिए उसमें अवधारणा पढ़िएगा, थ्योरी पढ़िएगा। इसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब आएगा समझ में। यदि दिक्कत होगा तो संपर्क मतलब कर सकते हैं, हमसे भी कर सकते हैं संपर्क। हम चाहेंगे कि अपना कॉन्टैक्ट या मेल ID रख दें और ट्राई करेंगे कि बच्चे को जितना हेल्प हो सके। जो ईमेल है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये बताइए कि जैसे कि आपने जो 2 किताबों का जिक्र किया जो पर्याप्त है पेपर 2 के लिए, लेकिन बच्चे को पॉलिटिकल साइंस के एक अवधारणाओं को और एक गहन समझ के लिए कम से कम 6 से लेकर 12वीं तक के NCERT को भी पढ़ना फायदेमंद हो सकता है। हाँ, देखिए वो चाहे तो। हाँ, NCERT देखिए क्या होता है ना कि आप NCERT जब जिस टाइम हम लोग जैसे बिहार बोर्ड से पढ़े थे ओल्ड सिलेबस में, अब उस टाइम इतना ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं था, तो हम लोग बिहार बोर्ड वाला स्कूल, बिहार सरकार का आता था उस टाइम में किताब, तो उसमें उतनी, क्योंकि स्टेट बोर्ड का अपना अपना क्योंकि एक्सपर्ट कमेटी होती है। लेकिन NCERT का बुक क्या होता है, अपडेट होता है। 2005 में बना, अपडेट हुआ, 2005 से पहले था ओल्ड वाला NCERT, 2005 के बाद न्यू NCERT आई। अभी जो नई सरकार जो न्यू करिकुलम बना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद, तो नया NCERT बनेगा, तो समय के साथ उसमें अपडेट हो रहा है। तो ये अपडेशन आपके लिए जरूरी है। जो चीज़ प्लानिंग है, जो चीज़ सिलेबस है, उसको देख नहीं रहे हैं आप। नेट पे आकर लटके हुए हैं, 4 साल नेट का तैयारी करें, नेट नहीं निकल रहा है, ये तो विडंबना है ना। आपके सिलेबस से पूछ रहा है क्वेश्चन। हम तो बता रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में जो इंडियन पॉलिटी है, आपको भारतीय राज व्यवस्था को आप समझ गए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, विधानसभा, लोकसभा, पंचायती राज, समझ, नीति आयोग, जितना तरह का जो कमिटियाँ है, डिफरेंट बॉडी है, बैकवर्ड कमीशन, देखते हैं वही सिलेबस में जो चीज़। इसीलिए बोलते हैं सबसे पहले कोई भी नेट का एग्जाम दे रहा है उसको पेपर पढ़ना चाहिए। 4 रुपया का पेपर खरीदिए, कोचिंग के चक्कर में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, उससे पहले आप 4 रुपया का पेपर पढ़ना शुरू करिए, चाहे किसी विषय का हो। नहीं ना, मतलब न्यूज़ पेपर की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब कोई विषय हो आपका, कोई भी विषय हो, ये पढ़िएगा, आपका पेपर 1 स्ट्रॉन्ग होगा। उसमें आता है लोग और पर्यावरण वाला एक चैप्टर है, हायर एजुकेशन है, उसी में जाइएगा तो आप देखिएगा ICT है, सब कुछ अपडेट होता है। अब ICT, आप मान लीजिए हमको बोलना है, ब्रॉडकास्ट करना है, लाउड स्पीकर है ये नहीं, कैमरा नहीं है, तो आपको ICT चाहिए ना, कंप्यूटर से कैसे होगा। यूट्यूब का हमको यूज करना है, आपको सब कुछ पता है, मेल ID नहीं पता है, आपको किसी को मेल भेजना कैसे भेजिएगा। अब मेल में पूछता है कि 2 में किसको रखना है, CC में किसको रखना है, BCC में किसको रखना है। जैसे मान लीजिए हम किसी को मेल भेज रहे हैं, मेरा मन है कि हम भेजें, अब जैसे ये हमको अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये बोलेंगे कि आप सर को मेल करिए, तो हम सोचेंगे इनको इन्फॉर्म हो और हम सर को मेल करें, तो सर को हम लिखेंगे, लेकिन हम ऐसा सोचेंगे कि इनको रखें तो सर को पता नहीं चले, इन्हीं को पता चले कि हम इन्फॉर्म कर दिए हैं। आप समझ लो BCC, CC जो होता है कार्बन कॉपी, BCC होता है, इसीलिए ऑप्शन होता है। आप नेट में हर साल क्वेश्चन पूछता है कि BCC में देखते हैं, तो देखिए आपकी बातों से लगता है कि पेपर 1 पूरी तरह से व्यवहार और प्रैक्टिकल, हाँ, प्रायोगिक है। प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो बस आप बनने लायक हैं, पेपर 1 क्वालिफाई, 40 क्वेश्चन आपका सही होगा।
अगर आपने चीज़ों को समझ लिया है। बस आप इसका मतलब आप पेपर 1 में 20 नंबर आ रहा है, इसका मतलब आप अभी उस लायक नहीं हुए हैं, थोड़ा मेहनत करिए ना, क्या दिक्कत है। और मेरे से मदद की होगी तो हम तो हैं, आपका मेल नीचे दे ही देंगे। हम मेल दे दीजिएगा तो वो हो गया। इसके बाद बोध आता है, पैराग्राफ वाला होता है, 5 क्वेश्चन, 2 को पैराग्राफ होता है। अभी हम देख रहे हैं 2 बार से सभी सब्जेक्ट में 2 पैसेज रहता है सब्जेक्ट में, तो 10 नंबर वहाँ हो गया, और 2 पैसेज रहता है आपको पेपर 1 में, तो 10 नंबर 20 नंबर तो पैसेज आता है। पैसेज क्या है आपको फ्री में 20 नंबर उठा के हाँ, कोई ला सकता है। 15 से 20 लाइन रहता है। पैसेज बोलता है बच्चा हमको नहीं आ रहा है, हम बताते हैं पेपर पढ़ना शुरू करिए, आपका पैसेज में 1 क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पेपर क्या करेंगे, उठा के डालता है। IAS में आप जाइएगा, पेपर 2 में 27 को पैसेज पूछता है और 1 क्वेश्चन रहता है। UPSC का क्वेश्चन पेपर 2 का उठा के देखिए सी साइड का और पढ़ के देखिए, मजा आ जाएगा। 1 क्वेश्चन उसमें इतना पढ़ के 1 क्वेश्चन बनता है, आपको 5 क्वेश्चन 10 नंबर मिल रहा है। और ये 10, इसका भी इजी तरीका है। जिस टाइम आप पैसेज को पढ़ रहे हैं ना, पूरा दिमाग पैसेज पे रखिए, एकदम एक बार पढ़ जाइए, क्वेश्चन पे आइए, और क्वेश्चन के जो पूछ रहा है उसको लेकर फिर आप पैसेज पे जाइए। 1 बार 2 बार घर में प्रैक्टिस करिए ना, पैसेज एक गलत नहीं होगा। क्योंकि ये बोल रहा है, जैसे हम अभी आप बात कर रहे हैं, 10 मिनट का मेरा वीडियो आप सुन रहे हैं, तो 10 मिनट का सुने तो आपको कितना समझ में आया कि सर ये चीज़ बता दिए, याद हो गया। पैसेज भी वही बोल रहा है कि भाई हम 10 लाइन बोल रहे हैं, इसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि अभी हम बोल रहे हैं तो आपका ध्यान मेरे तरफ है, पैसेज पढ़ते टाइम आपका ध्यान पैसेज तरफ नहीं है। पैसेज तो 20 नंबर आपको पैसेज से मिल जाएगा 200 में, बताइए कितना ईजी है। इसके बाद आप आगे जाइएगा तो डायरेक्शन को लेकर के है, हम यहाँ खड़े हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो अब सबसे पहले डायरेक्शन में जाइएगा, तो उत्तर ऊपर की तरफ होता है। हाँ, तो ऊपर जाना है, उत्तर ऊपर हमेशा मैप देखिएगा, कहीं भी देखिएगा, वर्ल्ड लेवल पे एक स्टैंडर्ड है कि उत्तर का मतलब ऊपर की तरफ पेपर में बना दीजिए। दक्षिण तो नीचे हो जाएगा, पूरब राइट हैंड हो जाएगा, पश्चिम लेफ्ट हैंड हो जाएगा। कभियो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हम पूरब की तरफ, कोई आदमी है ऊपर रमेश ने वो बिंदु से पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चल दिया। अंत में विद्यार्थियों को ऐसा क्या सलाह देंगे ताकि वो परीक्षा में बोलेंगे कि पेपर 1 इतना इंटरेस्टिंग है, आप उसमें घुसिए, टीचर को छोड़िए, किसी का वीडियो देखने से पहले सबसे पहले किताब पढ़ना शुरू करिए। किताब पेपर 2 में भी वही है। हाँ यस, सबसे पहले अपना किताब को दोस्त बनाइए। टीचर का बस गाइड करना होता है, जैसे मैं अभी बताया, बस इतना काम टीचर का है कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, बस पढ़ना आपको है। आप क्या है, प्रिंटेड मटेरियल के चक्कर में है, जेरोक्स करा रहे हैं। अरे भाई उस किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, इतना पथांग लेकर क्या आप क्या करते हैं। एक चीज़ और है, पेपर 1 में दिक्कत क्या होती है, बच्चे को अक्सर देते हैं, अच्छे बच्चे को देखते हैं। मैं यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी में जाता हूँ, तो अगल बगल में बच्चे 5 बार से नेट दे रहे हैं, उसको देखता हूँ कि जब नेट का एग्जाम आएगा तो रिसर्च पढ़ने बैठ जाता है। अब मान लीजिए रिसर्च आपको टफ लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो पूरा महीना रिसर्च पढ़ लीजिएगा, नहीं होगा, छोड़ दीजिए ना। 10 में आप 8 यूनिट तैयार करिए, रिसर्च आपका टफ लगा, छोड़ दीजिए। मैथ बोल रहे हैं कि मैथ नहीं आता है, ट्राई किया नहीं आया, छोड़ दीजिए, बाकी तो बना लीजिए ना 8 यूनिट, सिंपल है। पीपल इन्वायरमेंट में जाइएगा तो क्या है कि आपका पर्यावरण के बारे में है, पिरामिड के बारे में। आप जैसे देखिएगा, किसी बगीचे में जाइएगा, कीड़ा मकोड़ा होगा, कीड़ा मकोड़ा को खाने के लिए सांप होगा, मेढक होगा, मेढक को खाने के लिए सांप है, तो क्या है, कीड़ा मकोड़ा लाख में होगा तो मेढक कितना होगा, 50-60 होगा, तो सांप कितना होगा, 5 होगा। तो सांप को मारने वाला कुछ कहते हैं, ये आहार से, तो यही है, यही पिरामिड है। पिरामिड का आप देखिएगा तो नीचे बेस होता है, तो बेस होता है तो ज़्यादा है संख्या में, ऐसे समझिए, अवधारणा को समझिए। कोई बेवकूफ़ नहीं है किताब इतना मोटा लिखता है, हमको तो ताज्जुब होती है ना, किताब जो लिखता है राइटर वो बेवकूफ़ थोड़ी है, वो इसीलिए इतना चीज़ें लिख करके डिस्क्राइब करके बताता है कि आप इसको पढ़िए, तब प्रैक्टिस करिए। आजकल बच्चे का ट्रेंड है, टीचर भी प्रैक्टिस करो। अरे भाई उसे समझ में नहीं आया, टीचर का काम समझाना है, प्रैक्टिस तरफ तो देखना ही नहीं है। बच्चा खुद बना लेगा, PYQ देखेगा। सबसे पहले अवधारणा को समझिए, समझने की कोशिश करिए, एक एक लाइन को दिमाग में समझना है, रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। मैंने इंजीनियरिंग किया, साइंस पढ़ा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जैसे मैथ में भी कंसेप्ट होती है, फिजिक्स में कंसेप्ट होती है, केमिस्ट्री में, वैसे आर्ट में कंसेप्ट होता है। मैं तो हिंदी साहित्य की भी बात करता हूँ, उसमें कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट को समझिएगा ना तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जिस दिन आप खुद को पढ़ के खुद समझना शुरू करिए, उस दिन किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब एग्जाम निकल जाएगा। भैया का साफ तौर पर ये भी कहना है, आज के जो टीचर हैं उनके पास सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट कम है, और इससे भ्रम की स्थिति बनती है। भैया ने सीधे बताया कि आप किताबों को पढ़िए, अगर किताबों को पढ़ते हैं तो प्रश्न अधिक से अधिक सही होगा ही। और अगर आपका राजनीतिक विज्ञान है तो JRF होना उतनी भी बड़ी बात नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या फिर इंग्लिश मीडियम के। 2 किताबों का भी भैया ने जिक्र किया कि अगर उस किताब को आप अच्छे तरीके से पढ़कर समझ लेते हैं और उसके पूरे चीज़ों को याद कर लेते हैं और प्रैक्टिस कर लेते हैं तो अधिक से अधिक प्रश्न आपका सही होगा।